हेलो एवरीवन। सक्सेस विद आनम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं एम एस चौहान। देखिए दोस्तों, लगातार हिंदी साहित्य विषय को लेकर हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए और उन कमेंट में ये पूछा गया था कि हिंदी साहित्य विषय को आप पूरा करवाएंगे। तो बिल्कुल, ये एक लंबी प्रक्रिया रहेगी थोड़ी सी। कुछ हमें 2 से 4 5 महीने भी लग जाएंगे इन सारे हिंदी साहित्य के सिलेबस को पूरा करने में। तो कम से कम मेरा अनुमान है कि कम से कम 4 से 5 महीने पूरे लगेंगे इस हिंदी साहित्य विषय को करवाने के लिए। कोशिश हम ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम करवाएं ताकि आपके तमाम परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जो यहाँ से आपको देखने मिले। साथ ही एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें यहाँ पे ताकि अधिक से अधिक परिणाम हमें इस चैनल के माध्यम से देखने को मिले। अभी तक हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को मोटे तौर पर जानने की कोशिश की है, जिसमें हमने हिंदी साहित्य क्या है और किसका क्या प्रयोग किया गया है, कैसे इस साहित्य को लिखना शुरू किया गया था, तमाम बातें की। साथ ही अब हम ये देखते हैं कि आज हम ये जानेंगे कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया था वो बहुत सारे विद्वानों ने लिखा था, लेकिन मोटे रूप से बात करें तो इसमें कौन कौन से तरीके ईजाद किए गए थे उस पर ध्यान देना होगा। तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति या तरीके क्या थे और कौन कौन लोग किस स्टाइल में लिख रहे थे उस पर बात करेंगे। तो पहली एक इसकी तरीका था या पद्धति थी, उस पद्धति को हम कहते हैं वर्णानुक्रम पद्धति। एक दूसरी पद्धति थी जिसको हम कालानुक्रम पद्धति कहते हैं। इसके बाद हम एक विधेयवादी पद्धति है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। और इस तरह से हम कुछ फॉर्मेट पे हम हिंदी साहित्य के लेखन को समझने की कोशिश करेंगे कि लेखन की ये स्टाइल क्या क्या थी, है ना। सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, वर्णानुक्रम पद्धति, इस पद्धति में क्या होता था। देखो, इस पद्धति में जो राइटर है या जो कवि है, कवि या लेखक का परिचय उनके नामों के क्रम में, वर्णों के क्रम में दिया था। ठीक है, तो नामों का इंपॉर्टेंट था और वर्णों का इंपॉर्टेंट था। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया आपको प्यारा सा कि नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं कि इस पद्धति में कालक्रम अलग अलग होने के बाद भी कवि को एक साथ रखा जाता है। जैसे कबीर और केशव, कबीर मध्यकाल के बहुत बड़े कवि हैं और केशव रीतिकाल के। तो दोनों में क अक्षर आपको सिमिलर देखने को मिलेगा, लेकिन वर्ण तो बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन कालों में बहुत बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है। तो काल क्रम भिन्न होने के बावजूद भी इस पद्धति का प्रयोग करने वाले में कौन लोग थे, वो थे डॉक्टर शिव सिंह सेंगर और गारसा दत्तासी। ठीक है, इनका नाम जरूर याद रखें आप, शिव सिंह सेंगर और गारसा दत्तासी। शिव सिंह सेंगर और गारसा दत्तासी, ये लोग वर्णानुक्रम पद्धति के प्रतिनिधित्व के रूप में जाने गए। साथ ही हम देखते हैं कि जो कबीर थे वो भक्ति काल के थे, मध्यकाल के कवि थे, और ये केशव जो थे वो बिल्कुल उनसे विपरीत रीतिकाल के थे। कबीर अक्खड़ थे, अल्लड़ थे, नाथ संप्रदाय से प्रभावित थे। वहीं केशव थोड़ा से श्रृंगार पे लिख रहे थे, थोड़े से शारीरिक जो उपभोग होते हैं उन पर लिख रहे थे। तो इन तरह की बातें हम देखने को मिलती हैं। हालांकि वर्णानुक्रम पद्धति ज़्यादा उपयोगी नहीं मानी जाती है। इसका दोष माना यह गया है कि ये पद्धति क्या है, दोषपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे देखो राइटर्स का टाइम पीरियड बहुत बड़ा वेरिएशन लेकर आता है। और इस दायरे को कैसे मिटाया जाए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति रीतिकाल का है और कोई व्यक्ति भक्ति काल का, उसको सिमिलर साथ में खड़ा रखना एक उचित नहीं है। तो इस तरह से इसे दोषपूर्ण माना गया था। तो मोटे तौर पर यही जाने कि जो वर्णानुक्रम पद्धति है उसमें लेखक कवि का परिचय उनके नामों के वर्णों के क्रम में दिया जाता है, और ये दोषपूर्ण इसलिए क्योंकि काल क्रम में भिन्नता देखने को मिलती है। फिर अब बात करते हैं अपन अगली पद्धति, कालानुक्रम पद्धति। देखो दोस्तों, परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं कि पहला मैंने आपको बताया कि वर्णानुक्रम पद्धति के प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, तो गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर, ये दो नाम आपको विशेष रूप से याद होने चाहिए। परीक्षा में बिल्कुल पूछ सकता है कि गारसा दत्तासी और या शिव सिंह सेंगर किस हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति को अपनाए थे। तो पहला प्रश्न आपको यहाँ से मिल सकता है, इसे जरूर याद रखें। दूसरा है कालानुक्रम पद्धति, और इस पद्धति को मानने वाले थे डॉक्टर ग्रियर्सन
और मिश्र बंधु, ये दोनों लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्र बंधु की की जब बात की जाती है तो वो हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका बहुत बड़ा नाम है, पहली बात तो। और साथ ही मिश्र बंधु, ये तीन भाई थे, और इन बंधुओं ने हिंदी साहित्य का जो काल निर्धारित किया है वो बहुत वैज्ञानिक है और बहुत प्रामाणिक है, तो इनको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इनका काम बहुत अच्छा था। साथ ही जो कालानुक्रम पद्धति है उसके ये पक्षकार थे, और काल के अनुसार विवरण रचना की जन्म तिथि के आधार पर करते थे। तो देखो, रचनाकार जो भी होता है उसकी जो बर्थ डेट है उसके आधार पर इन्होंने कालानुक्रम बांटा था। जैसे कि हम बात करें कि कोई भी राइटर हुआ, कोई भी कवि हुआ, लेखक हुआ, उसकी जो जन्म तिथि है उसी के आधार पर इन्होंने कालानुक्रम पद्धति को अपनाया था। तो दो लोग इंपॉर्टेंट थे, गेयसन और मिश्र बंधु। ठीक है, अगला देखते हैं वैज्ञानिक पद्धति। और इस पद्धति को थोड़ा अच्छा माना गया था, लेकिन कुछ दोष इसमें भी थे, क्योंकि इसमें केवल डाटा, केवल वैज्ञानिक तथ्य पर ही बात की गई थी, डाटा पे बात नहीं की थी। मतलब तथ्यों पर तो बात नहीं की गई, केवल विश्लेषण पर ध्यान दिया गया था। और दूसरी बात यह है कि जो वैज्ञानिक पद्धति है उसमें लेखक पूर्णतः तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करता था। क्या करता था? लेखक पूर्णतः तथ्यों का तटस्थ रहकर संकलन करता था। ठीक है, और क्रमबद्धता या व्यवस्थित थोड़ा सा नहीं था ये। और यहाँ ये भी देखेंगे कि इसमें वैज्ञानिक पद्धति भी थोड़ी सी दोषपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इतिहास लेखन तथ्यों के रूप में नहीं मिलता है हमें, सिर्फ व्याख्या और विश्लेषण से कुछ नहीं होता है। कुछ डाटास बहुत ज़रूरी होते हैं जो प्रामाणिकता की ओर उन्मुख होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये वैज्ञानिक पद्धति भी दोषपूर्ण मानी गई थी। और एक पद्धति है जो आने वाले हम स्लाइड में देख रहे हैं कि ये पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विधेयवादी प्रवृत्ति, इसके तो प्रवर्तक टेन महोदय थे, जो कि एक फ्रेंच इतिहासकार रहे और बहुत लोकप्रिय रही ये पद्धति। पहले भी हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में भी टेन महोदय के बारे में, कि फ्रांस के इतिहासकार थे और इन्होंने जो साहित्य की जो आवश्यक तत्वों में माना, तो सबसे इतिहास लेखन के आवश्यक तत्व क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले हमने देखा जाति, वातावरण और क्षण समय। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ चुकते हैं। और इस पद्धति के पक्षकार थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल जो थे इस पद्धति के प्रतिनिधि थे, और रामचंद्र शुक्ल ने इस परंपरा को अपनाया था। ठीक है, अपने लेखन में यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि कैसे हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की पद्धतियाँ विकसित हुई। और सबसे प्रामाणिक पद्धति किसी को माना गया है तो वो विधेयवादी प्रवृत्ति, जो कि खुद इसके प्रवर्तक कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, प्रवर्तक नहीं कह सकते, वो भारत में इसकी शुरुआत करते हैं। प्रवर्तक तो टेन महोदय थे, लेकिन भारत में शुरुआत करने का श्रेय हमें माना जाता है विधेयवादी के रूप में तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको लिख लेनी चाहिए या ध्यान रखनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो क्या होता है? संचित प्रतिबिंब होता है। ये लाइन नेट जीआरएफ में पूछ ली जाती है, इसको ध्यान रखें। ये बात कही थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब हम अगली स्लाइड में देखते हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथकार कौन थे। देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात कुछ हुआ तो वो 19वीं शताब्दी में हुआ, और 19वीं शताब्दी से ही माना जाता है। देखो, जो मिडावल एज था उसमें भी कुछ रचनाएं लिखी गई थी, लेकिन वो प्रामाणिक इतनी नहीं मानी जाती, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पे कालानुक्रम वर्णन नहीं मिलता है हमें। जैसे 84 वैष्णव वार्ता हो गई, या फिर 252 वैष्णव वार्ता हो गई, भक्तमाल हो गई। इसका एक दोष भी यही माना जाता है कि इसमें क्या है कि एक कालानुक्रम का यहाँ पे अभाव मिलता है। तो इस तरह से इन्हें हम हिंदी साहित्य के वास्तविक सूत्रपात के रूप में नहीं देख सकते हैं। इसका वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी में ही माना जाता है। तो इस तरह से हमने ये मोटे मोटे रूप से जानने की कोशिश की कि हिंदी साहित्य के इतिहास का वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी में होता है। मध्यकाल की कुछ रचना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में या इतिहास ग्रंथ में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके कालानुक्रम वर्णन का रूप सही नहीं है। ठीक है, इतनी जान ली है। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथकार हुए, कुछ राइटर हुए उनके बारे में। देखो, गारसद तासी जो थे वो फ्रेंच विद्वान थे। शिव सिंह सेंगर का नाम आपने सभी सुना ही होगा। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्र गुप्त, इन तमाम पर्सनैलिटी के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो अभी तक हमने आपको जो जो पढ़ाया उसको एक अच्छे से समझने की कोशिश करें, उसके नोट्स बनाएं, उसे लिखें, ताकि अधिक से अधिक ये परीक्षा में आपको काम आएंगे। क्योंकि हिंदी साहित्य विषय में जो
पेपर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो पेपर जिस तरह का आता है वो आप देखेंगे कि काफ़ी तथ्यों पर आधारित होता है और तथ्य पूछ लिए जाते हैं। तो हमें तथ्यों पर बिल्कुल अच्छे से पकड़ करनी होगी और उस पर हमें एक मोटे तौर पर हम बात करें तो एक तथ्यों का संकलन बहुत ज़रूरी होगा हमें इस तैयारी में। तो लगातार बने रहें, इसी तरह से हम आपको लिए अच्छे से प्रयास करते जा रहे हैं और तमाम महत्वपूर्ण पुस्तकों का सार आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।